हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो कंफर्म करें आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द लाइव क्लास हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज ओके सो दैट वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन। So I'm waiting for your confirmation. कर दीजिए कंफर्म, मैं वेट कर रहा हूं आपके कंफर्मेशन का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो आज ही हमारा डिस्कशन 2 मार्क्स क्वेश्चन, जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं या डिफिकल्ट क्वेश्चंस कहे जाते हैं, तो वी आर डिस्कसिंग दोज क्वेश्चंस। एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट के पेपर के ये क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम इनके ऊपर डिस्कशन शुरू करते हैं। सो मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे ये आपको डेटा अवेलेबल करवाया हुआ है 1 2 3 ABC। तो हम इनको मैच करेंगे। तो यही हमारा क्वेश्चन है और मैच करते हुए ये हमारे पास ऑप्शन आंसर्स हैं, तो इनके साथ हम कंपेयर कर लेंगे आफ्टर मैचिंग। फ्रेंड, जब भी आपको मैच करने के क्वेश्चंस पूछे जाएं तो इनमें जो लॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं उनको पढ़ के शॉर्ट स्टेटमेंट के साथ टैली करेंगे, तो उससे आपके टाइम का सेविंग हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। यूज्ड टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम लार्ज ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक। सो इनमें से किसको यूज किया जाता है जब हमने डेटा कलेक्ट करना हो फ्रॉम लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक। तो इसके लिए डेटा कलेक्शन जब हमने लार्ज ग्रुप से करना हो तो बेस्ट हमारे पास सोर्स रहते हैं क्वेश्चनेयर। तो दिस मीन क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा बनेगा 3। तो 1 के लिए बना हमारा 3, या यूं कहें क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमारा आंसर बना 1। सो 3 का हमारा बना 1। ए, information which is collected first time by the investigator or researcher from the respondents। कोई भी इंफॉर्मेशन जब पहली बार कलेक्ट की जाती है इन्वेस्टिगेटर के द्वारा या रिसर्चर के द्वारा फ्रॉम द रेस्पोंडेंट्स। सो जिनसे इंफॉर्मेशन ली जाती है उनको हम कहते हैं रेस्पोंडेंट्स। फर्स्ट टाइम जब ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है तो इस इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? फ्रेंड, ये इंफॉर्मेशन कहलाती है प्राइमरी डेटा, यानी यहाँ पे हमारा आंसर आ गया बी। अब जो एक हमारा क्वेश्चन बचा, एक उसकी एक्सप्लेनेशन रह गई, वो ऑटोमेटिकली चली जाएगी उसके लिए, यानी यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा सी। सो फेस टू फेस कांटेक्ट विद इन्फॉर्मेंट्स और कॉरस्पॉन्डेंट। जब ये फेस टू फेस कांटेक्ट है तो ये कहलवाता है डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड। अब हम इसको देख लेते हैं हमारा आंसर क्या बनेगा। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं 1B 2C 3A। सो 1B या तो ये क्वेश्चन आंसर हो सकता है या ये हो सकता है। सो 1B 2C, तो ये 2C हुआ 3A। सो दिस मीन ऑप्शन बी हमारा इसमें करेक्ट आंसर बन जाएगा। सो दिस इज द आंसर। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को हैंडल करके अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं जिनमें हमने फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो चलें देखें स्टेटमेंट्स को। इट इज प्रोसेस बाय विच। तो मैं इस स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ रहा हूं। दिस इज द प्रोसेस बाय विच inferences about a population are made from information about a sample. Question number 2. This is degree of accuracy with which sample mean can estimate the population mean. Third statement.
This sampling should be used when each group considered has a small variation within itself, but there is wide variation between different groups. Sampling distribution of the proportion is a probability distribution of what? So सारी स्टेटमेंट्स हमने रीड कर ली और ऑप्शंस को देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन है, ये हमारे पास है, ये है और ये है। तो जो जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनके लिए ये टर्म्स लिखी हुई हैं। हमने ये बताना है इनमें से कौन सी ऑप्शन जो करेक्ट टर्म्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही है। तो चलिए इन क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ना शुरू करिए और कोशिश करिए इनके आंसर देने के लिए। तो जो स्टूडेंट्स इसके बारे में जानते हैं पहले मैं उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, वेदर दे कैन डू और नॉट। तो चलिए कर लीजिए, मैं आपको वेट कर रहा हूँ आपके आंसर्स के लिए। उसके बाद मैं इसको डिस्कस करूँगा और हम इसको टोटली सॉल्व करेंगे। यस कम ऑन, जो जो स्टूडेंट जितना जितना जानते हैं उतना उतना अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। सो नंबर 1 ये किस चीज़ को डिफाइन करता है, नंबर 2 किसको, नंबर 3 किसको, नंबर 4 किसको डिफाइन करता है। सो सभी स्टेटमेंट्स को केयरफुली रीड करेंगे और चैप्टर अगर आपने इसको पढ़ा हुआ है, ठीक से पढ़ा हुआ है, तो फिर इन क्वेश्चंस के आंसर आप आसानी से दे भी सकेंगे। तो यस मैं वेट कर रहा हूं कोई आंसर आए। तो चलिए मैं शुरू करता हूं इनके ऊपर डिस्कशन। सो लेट अस स्टार्ट। This is a process by which inferences about a population are made from information about a sample। किसी भी सैंपल के बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो तो उसके बेसिस के ऊपर हम इन्फेरेंस निकालते हैं, नतीजा निकालते हैं, आउटकम निकालने की कोशिश करते हैं अबाउट द होल पॉपुलेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। तो ये कहलवाता है स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। तो ये हुआ हमारा स्टेट नंबर 1 का फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए दूसरी स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं। दिस इज अ डिग्री ऑफ एक्यूरेसी विद विच सैंपल मीन कैन एस्टिमेट द पॉपुलेशन मीन। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? इट इज अ डिग्री ऑफ एक्यूरेसी विद विच सैंपल मीन कैन एस्टिमेट द पॉपुलेशन मीन। अगर हमें सैंपल मीन पता हो तो उसके बेसिस के ऊपर हम एस्टिमेट कर सकते हैं पॉपुलेशन मीन, और ये बताता है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जिस कंसेप्ट की हम बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन की। जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन है वो क्या है? एक्यूरेसी की डिग्री है जिसके साथ हम ये बता सकते हैं सैंपल मीन के बेसिस के ऊपर पॉपुलेशन मीन कितनी रहेगी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ गया स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। चलिए तीसरे फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर चलते हैं। दिस सैम्पलिंग शुड बी यूज्ड व्हेन ईच ग्रुप कंसिडर्ड हैज स्मॉल वेरिएशन विद इन इटसेल्फ। तो यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है। इनके बीच में कुछ वेरिएशंस हैं लेकिन वाइड वेरिएशंस हैं बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। इन ग्रुप्स के अंदर वाइड वेरिएशंस हैं। तो इसको हम कौन सी सैम्पलिंग कहते हैं? तो ये एग्जांपल है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग की। तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन का आंसर मिल गया हमें। अब चलते हैं हम फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट? जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है यानी जो सैंपल्स हैं उनकी जो प्रोपोर्शन है, उनकी जो प्रोपोर्शन है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है किस चीज़ का? सैंपल प्रोपोर्शन का। तो यहाँ पे आएगा हमारा सैंपल प्रोपोर्शन। सैंपल प्रोपोर्शन
अब इसके बेसिस के ऊपर हम देख लेते हैं हमारा आंसर कौन सा बनता है। सो हम शुरू करते हैं यहाँ से स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस से। तो यहाँ पे हमारे पास स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस सबसे पहले है, तो हम बाकियों को चेक कर लेते हैं। तो नंबर 1 स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस है, करेक्ट। नंबर 2 स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन है। नंबर 3 स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है। नंबर 4 सैंपल प्रपोर्शन है। तो दिस मीन ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर या नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इन इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स यूज टू एनालाइज। इकोनॉमिक्स के अंदर हम स्टैटिस्टिक्स को तो यूज़ करते हैं, लेकिन किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, तो ये पर्पस हमने बताना है। सो वी हैव टू टेल व्हाट इज़ द पर्पस। सो पर्पस है डिमांड को एनालिसिस करना, कॉस्ट को एनालिसिस करना, प्राइस को एनालाइज करना, क्वांटिटी को एनालाइज करना, वेल्थ को एनालाइज करना, या अब हमारे पास ऑप्शन है पांचों को एनालाइज करना, या 1 से लेके केवल 4 को एनालाइज करना, या 1, 2 और 4 को एनालाइज करना, या 1, 2 एंड 5 को एनालाइज करना। तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो देखिए इसमें हमारा आंसर कौन सा बन रहा होगा। तो अपना माइंड अप्लाई करिए और देखिए स्टैटिस्टिक्स का जो यूज़ है इन इकोनॉमिक्स, हम किस चीज़ को एनालाइज करने के लिए करते हैं। तो जो स्टूडेंट कर सकते हैं, मैं वेट कर रहा हूँ उनके आंसर की, और जो नहीं कर सकते वो वेट करेंगे, मैं फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सो ये सारे क्वेश्चन हमारे चैप्टर नंबर 1 और नंबर 2 में से हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। इकोनॉमिक्स में हम स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हैं किसको एनालिसाइज करने के लिए। चलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं किस किस चीज को एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं। डिमांड को एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं, यस। कॉस्ट को एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं, यस। प्राइस को एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं, यस। क्वांटिटी को एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं, यस। वेल्थ को एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं, नो। तो दिस मीन हमारा आंसर होना चाहिए 1 to 4 जो करेक्ट है। सो दिस मीन आंसर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो ऑप्शन बी दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये फॉर्मूले गिवन है और हमने बताना है कि ये फॉर्मूले किस किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे 3 चीज़ों के फार्मूले हैं। सो मैच द फार्मूला टू देयर यूज़ और एक्सप्लेनेशन। तो किस फार्मूले को हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं या उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, तो ये आंसर हमने प्रोवाइड करने हैं। तो चलिए पहले मैं आपको अपॉर्चुनिटी देता हूँ। तो आपने इन फार्मूलों को तो बहुत अच्छी से किया होगा, तो अगर आपने इनको अच्छे से किया है तो फिर इनका आंसर बता दीजिए क्या बनता है। इनमें से ABCD में से कौन सा आंसर बनता है। यस, मैं वेट करूंगा पहले आपके आंसर की। सो आई विल वेट फॉर योर आंसर। क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। सो डिफरेंट फार्मूलाज दिए हुए हैं, ये फार्मूले किस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू टेल। और ये फार्मूलों का एक्सप्लेनेशन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एज यूजुअल जब भी हमने ये मैचिंग करनी हो तो जो लंबी लंबी स्टेटमेंट्स होती हैं उनको पढ़ें और जो छोटी स्टेटमेंट्स हैं उनके साथ उनको मैच करें, इससे आपका टाइम सेव हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप फार्मूले को पढ़ते हो फिर तीनों को एग्जामिन करते हो तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो चलिए हम इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, स्टेटमेंट नंबर 1 को। इट इज मॉडिफाइड वर्जन of equation which permits to determine distance of a sample mean from population mean when we divide difference by standard error of the mean। तो ये मॉडिफाइड वर्जन है, किस चीज़ का मॉडिफाइड वर्जन है, इक्वेशन का।
सो कौन सी इक्वेशन का ये मॉडिफाइड वर्जन है? तो ये उस इक्वेशन का मॉडिफाइड वर्जन है जो हमें परमिट करती है कि हम डिटरमिन कर सकते हैं डिस्टेंस ऑफ द सैंपल मीन x फ्रॉम पॉपुलेशन मीन म्यू व्हेन वी डिवाइड डिफरेंस बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन बाय SX, तो यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, सैंपल मीन को हम कैसे लिखते हैं? सो सैंपल मीन को हम लिखते हैं इस प्रकार से, और डिफरेंस निकालने के लिए इसमें से माइनस कर देंगे म्यू को। तो ये म्यू है, इसको हम माइनस कर देंगे और फिर सारे को हम डिवाइड कर देंगे। सो वी डिवाइड दिस डिफरेंस बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। तो अगर हम इसको देखें तो हमारा ये फार्मूला बैठता है, यानी हमारे नंबर 2 के लिए 1 नंबर आंसर बनता है। अब दूसरी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। दिस फार्मूला यू यूज टू डिराइव स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन व्हेन पॉपुलेशन इज इन्फिनिट। अगर पॉपुलेशन इन्फिनिट हो तो हम इस फार्मूले को यूज करते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन कैलकुलेट करने के लिए। तो इसके हिसाब से हमारा ये वाला स्टेटमेंट किस चीज़ का आंसर बनता है? तो हमने कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। तो इससे हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा? यस एनी आंसर, किसी के पास कोई आंसर हो, क्या कैलकुलेट हो जाएगा इससे? इससे कैलकुलेट हो जाएगा ये वाले फार्मूले का यूज करके। तो ये आ गया हमारा नंबर 2। दिस इज फार्मूला टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन व्हेन पॉपुलेशन इज फिनिट। सो जब पॉपुलेशन फिनिट हो तो हम इस फार्मूले को यूज करते हैं। तो जब पॉपुलेशन फिनिट है, यानी गिवन पॉपुलेशन है, इन्फिनिट पॉपुलेशन नहीं है वो, तो फिर हम इस फार्मूले को यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, ये हमारा बन गया नंबर 3। तो इसमें ये हमारा आंसर बन गया है। अब इसके बेसिस के ऊपर हम आंसर को मार्क कर लेते हैं 1 2 2 1। सो 1 2 या तो ये आंसर हो सकता है या ये आंसर हो सकता है। 1 2 2 1, सो 1 2 2 3 है ये तो। सो 1 2 2 1 3 3, सो ये हमारा आंसर बन जाता है। दिस इज आवर आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज मेड इन द फॉलोइंग फील्ड। जो स्टैटिस्टिक्स है उनको किस किस फील्ड में यूज किया जाता है? तो लेट अस सी कि वो कौन कौन से फील्ड हैं। बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स के अंदर, मेडिकल के अंदर, गवर्नमेंट डिसीजन एंड पॉलिसी फील्ड के अंदर, एजुकेशनल और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, और फिर हमारे पास ऑप्शंस हैं। इन सभी में यूज किया जाता है, या 1 से लेके 3 तक ही यूज किया जाता है, या 1 2 एंड 4 इनके लिए यूज किया जाता है, या 1 2 एंड 5 के लिए यूज किया जाता है। तो 5 तो इसके अंदर है ही नहीं, सो दिस वन इज रूल्ड आउट। तो हमें ऑप्शन चूज करना है इन तीनों में से। तो यस, कोशिश करिए इसको आंसर देने की। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए हमारा आंसर क्या बनेगा? स्टैटिस्टिक्स का यूज इनमें से किस किस फील्ड में होता है? क्वेश्चन 25, सो व्हाट शैल बी द आंसर? सो जो भी आपने सीखा है स्टैट्स को लेकर के, तो उसका आंसर प्रोवाइड कर दें। तो चलिए आंसर को रीड कर लेते हैं फिर दोबारा से। सो इनमें से किस किस फील्ड में इसका यूज किया जाता है? बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, यस इसको यूज किया जाता है। मेडिकल, यस इट इज यूज्ड। गवर्नमेंट डिसीजन एंड पॉलिसीज, उसमें भी बहुत बड़ा रोल रहता है, और इसके लिए गवर्नमेंट की स्पेसिफिक मिनिस्ट्री बनी हुई है। एजुकेशन एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यस इसको यूज किया जाता है, यानी सभी जगह यूज होता है। तो दिस मीन दिस इज आवर ऑप्शन आंसर। सो ए इज आवर आंसर। फ्रेंड, आगे चलने से पहले दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑन योर स्क्रीन। इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक
जो आप स्टडी करते हैं IIBF को बुक्स को यूज़ करते हुए, आप IIBF की बुक्स को यूज़ करते हो। IIBF की बुक्स को यूज़ करते समय क्या आपके सामने ऐसी सिचुएशन आई कि उनमें से जो टॉपिक्स गिवन है, कॉन्सेप्ट गिवन है, उनको अंडरस्टैंड करने में आपको डिफ़िकल्टी आ रही हो, या आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल नहीं होते। आप केस स्टडीज़ देखना चाहते हो, उसमें से केस स्टडीज़ अवेलेबल नहीं होती, तो जिसके कारण आपकी जो प्रेपरेशन है उसमें कमी रह जाती है। तो अगर इस प्रकार की सिचुएशन आप फेस कर रहे हो तो उसके लिए हमारे पास बेस्ट क्वालिटी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, और ये अवेलेबल हैं हमारी ऐप के अंदर और हमारी वेबसाइट के अंदर, दोनों जगह पर ये अवेलेबल हैं। इनके अलावा केस स्टडीज़ के वीडियो लेसन्स, इनके अलावा क्वेश्चन बैंक जिनके बेसिस के ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनके अलावा पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चंस जिनको हम मेमोरी कलेक्टेड क्वेश्चंस कहते हैं, तो ये सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से कर लो तो पॉसिबिलिटी है कि आपका एग्ज़ाम एक बार में पास हो सके। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा मैच करने का क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, और ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक पार्ट स्टेटमेंट का है, यहाँ पे हमारे पास दूसरा पार्ट स्टेटमेंट का है। तो एक बात मुझे बताइए, हमने मैच करने के लिए इस स्टेटमेंट को पढ़ना है कि इस पार्ट को पढ़ना है, जिससे हम टाइम सेव कर सकें। तो इनमें से हम किस पार्ट को पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट के साथ मैच करेंगे। यस, जो लॉन्गर स्टेटमेंट्स हैं हम उनको रीड करेंगे और उसको मैच करेंगे शॉर्ट स्टेटमेंट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर स्टेटमेंट, स्टडिंग द वेट ऑफ अडल्ट मैन इन इंडिया। अगर हम अडल्ट मैन जितने भी इंडिया में हैं, अगर उनके वेट को हम स्टडी करें, हमने स्टडी वेट करना है किनका, जितने भी अडल्ट मैन हैं, अडल्ट मैन का वेट हमने स्टडी करना है। तो इस पर्पस के लिए हम वेरिएट कहेंगे, इसको एट्रीब्यूट कहेंगे, सैंपल कहेंगे या पॉपुलेशन कहेंगे। तो क्योंकि हमने सभी अडल्ट मैन का ये वेट स्टडी करना है तो यहाँ पे हम पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है 4। अब दूसरा पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ इन्फेंट्स हेल्थ हु आर बॉर्न प्रीवियस ईयर। जो इन्फेंट की हेल्थ है उनकी स्टडी हम करना चाहते हैं जिनका जन्म प्रीवियस ईयर में हुआ। तो हमने पॉपुलेशन में से अब केवल इन्फेंट्स की हेल्थ की स्टडी करनी है, तो इसको हम क्या कहेंगे। तो स्टडी ऑफ इन्फेंट्स हेल्थ हु आर बॉर्न प्रीवियस ईयर, पिछले साल में। एक तो पिछला साल हमने लिमिट कर दिया, तो यहाँ पे हमने पिछला साल या कुछ नहीं, जितने लोग हैं उनका करना था। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ों को लिमिट कर दिया, एक तो जो प्रीवियस ईयर में पैदा हुए और दूसरे जो बच्चे हैं उनकी हेल्थ को हमने स्टडी करना है। तो इट मीन हम पूरी पॉपुलेशन को नहीं ले रहे, उसमें से कुछ पार्ट को ले रहे हैं। तो इट मीन हम सैंपल को ले रहे हैं। तो ये बन गया हमारा सैंपल। सो ये आएगा हमारा नंबर 3। देन प्राइस ऑफ ए गिवन कमोडिटी, वेजेस ऑफ वर्कर्स, हाइट्स एंड वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, मार्क्स आउट ऑफ द स्टूडेंट। तो हमने इनको स्टडी करना है। गिवन कमोडिटीज़ की प्राइसेस को स्टडी करना है, वेजेस ऑफ वर्कर्स हमने स्टडी करने हैं, हाइट्स एंड वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स हमने जानने हैं क्लास के अंदर, या स्टूडेंट के मार्क्स क्या हैं, तो ये हमने अंडरस्टैंड करना है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वेरिएट। तो यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा वेरिएट, यानी 3 के लिए हमारा आंसर बन जाएगा 1। और नंबर 4 ऑटोमेटिकली जो बच गया वो नंबर 4 के लिए आ जाएगा। यानी कलर है बॉल का, ब्लैक हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। रिलीजन ह्यूमंस का क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो यहाँ पे हम एट्रीब्यूट की स्टडी कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट।
तो अब हमारे चारों आंसर हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अगर हम चाहते तो शॉर्टकट यूज़ करके हम एक नंबर को देखते और हम इसको आंसर को टिक कर देते, लेकिन हम क्योंकि वेरीफाई भी करना चाहते हैं पूरे के पूरे आंसर वेदर हमारे करेक्ट हम पिकअप कर रहे हैं या नहीं, तो हमने सभी को एनालाइज किया। सो 1 2 4, तो 1 2 4 हुआ, 2 का 3 हुआ, 3 का 1 हुआ और 4 का 2 हुआ। सो दिस मीन ऑप्शन ए हमारा आंसर बनता है। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो लेट अस सी व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। Tendency of data to cluster around a central or mid value is called central tendency of data। अगर कोई डेटा जो सेंट्रल पॉइंट है या मिड पॉइंट है, जो वैल्यू सेंट्रल मिड वैल्यूज हैं या मिड वैल्यू हैं, अगर उसके आसपास घूमता है तो हम कहते हैं कि उस डेटा का जो पैटर्न है वो सेंट्रल पैटर्न है, वो सेंट्रल टेंडेंसी है डेटा का। फॉलोइंग आर रिक्विजिट्स ऑफ गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का जो गुड मेजर है उसके क्या क्या रिक्विजिट्स हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन बनता है। तो चलिए देखें क्या क्या उसके रिक्विजिट्स हैं। सो पहला रिक्विजिट उसका है इट शुड नॉट बी अनड्यूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। तो जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, एक होती है वैल्यू लेटर से 10, दूसरी वैल्यू है 15, दूसरा एक है वैल्यू 4 और दूसरी वैल्यू है 19। तो ये थोड़ा एक्सट्रीम वैल्यूज हो गई। तो अगर एक्सट्रीम वैल्यूज हों तो इसका रिजल्ट अनड्यूली इफेक्ट नहीं होता, तो ये हमारा स्टेटमेंट है। दूसरा, इट शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू कैलकुलेट। ये अंडरस्टैंड करने के लिए सिंपल हो और कैलकुलेट करने के लिए ईजी हो। इट शुड बी बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा। तो ये किसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए, कुछ ऑब्जर्वेशन डेटा की जो हो। इट शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। तो इसको हम आगे मैथमेटिकली यूज कर सकें, ट्रीट कर सकें। इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ द सैम्पलिंग। सो सैम्पलिंग को अगर फ्लक्चुएशन करें, यानी हम कम ज़्यादा सैंपल्स भी करें, तो उससे भी ये कम से कम अफेक्ट होना चाहिए। तो अगर इस प्रकार का कोई हमारे पास गुड मेजर हो तो हम कहते हैं कि ये सेंट्रल टेंडेंसी का गुड मेजर है। तो ये उस गुड मेजर की रिक्वायरमेंट है और हमने आंसर क्या देना है, इनमें से हमने किस किस को सही पिकअप किया है। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो देखिए इनमें हमारा कौन सा आंसर बनता है। सो ट्राई करिए कौन सा आंसर करेक्ट बनता है। सो सभी स्टेटमेंट को एक बार दोबारा से देखिए और देखिए क्या उसका वो पार्ट है या उसका वो पार्ट नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको देख लेते हैं यहाँ क्या क्या हमारा करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट को रीड करते हैं। इट शुड नॉट बी अनड्यूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। ये अफेक्ट तो होगा लेकिन बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, ये तो उसकी रिक्विजिट है। इट शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट, ये भी इसकी रिक्वायरमेंट है। इट शुड बी बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा, ये तो सही स्टेटमेंट नहीं है। तो इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेशंस, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। इट शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस इन द सैम्पलिंग, तो अगर नंबर सैंपल्स का कम ज़्यादा है तो ये बहुत कम अफेक्ट होता है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो हमारे करेक्ट कौन कौन से हुए, 1 2 4 एंड 5, 1 2 4 एंड 5, तो ये हमारा आंसर है इसके अंदर। तो आई होप कि हमने इसको ठीक से अंडरस्टैंड कर लिया है। फ्रेंड्स आज का सेशन अगर वो यूज़फुल लग रहा है तो मेरा रिक्वेस्ट है सभी से इसको लाइक ज़रूर करें और अगर यूज़फुल नहीं लग रहा तो इसको डिसलाइक भी ज़रूर करके जाना। एट द सेम टाइम अगर सेशन आपको लगा कि ये बेनिफिट दे रहा है तो इसके लिंक को कॉपी करें और शेयर कर दें अपने किसी भी सोशल मीडिया का अकाउंट के अंदर। व्हाट्सएप ग्रुप में आप हैं,
फेसबुक के ऊपर आप हैं, कहीं और आप हैं, तो वहाँ अगर शेयर कर देंगे तो बहुत सारे और स्टूडेंट्स का बेनिफिट ले पाएंगे। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आपको हमारे नोटिफिकेशन लगातार मिल रहे होंगे, लेकिन चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे कई नोटिफिकेशंस आपके मिस हो रहे होंगे, तो जिसके कारण आपकी क्लासेस मिस हो रही होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वो भी बेल आइकन को पुश साथ में करके। आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर। इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो यहाँ पे आप हमें मेल करके अपने मैसेज को पोस्ट करें एंड वी विल रीड इट एंड सूटेबली आंसर टू हेल्प यू। तो चलिए इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू।